नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंड एस 115 का रिवीजन। इंड एस 115 का रिवीजन जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको 3 से 4 पॉइंट क्लियर कर देता हूं। पहला तो यह जो रिवीजन वीडियो है, यह बनाया जा रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस के अंदर इंड एस 115 है। यानी कि हम यहाँ पर ये जो रिवीजन करने वाले हैं वो कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, जहाँ पर आपके एग्ज़ाम के अंदर MCQ फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इंड एस 115 का रिवीजन करने वाले हैं। इंड एस 115 को हमने हमारी जो कोर्स है उसके अंदर हमने डिटेल्ड के अंदर आपके साथ वीडियो क्लासेस शेयर की हैं, जहाँ पर आपको टोटल 5 वीडियो क्लासेस देखने को मिलती है। और इन 5 वीडियो क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्स 3.5 to 4 आवर्स का रहने वाला है। PDF नोट्स आपको मिल रहे हैं, जहां पर आपके ये PDF नोट्स रहेंगे वो अप्रोक्स 60 पेजेस के आपके PDF नोट्स आपको मिलेंगे। बाइलिंगुअल के अंदर आपके लिए नोट्स रहेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये आपके लिए नोट्स अवेलेबल रहेंगे। और साथ में ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, जहां पर आपको 30+ MCQ बाइलिंगुअल के अंदर ये 30+ MCQ का बाइलिंगुअल का जो टेस्ट रहेगा विथ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और ये 30+ जो MCQ है वो जो मैंने आपको 5 वीडियो क्लासेज बताई है हमारे कोर्स के अंदर, वहाँ पर भी मैंने इनको अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि इंड एस 115 यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से एग्ज़ाम फॉर्मेट के लिए कर रहे हैं, कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पर MCQ फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी राजस्थान के अंदर रिको की वैकेंसी आ रखी है, उसके अंदर जो अकाउंट्स की जो वैकेंसी है वहाँ पर इंड एस 115 को पूछा गया है। और भी PSU जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी अगर इंड एस 115 को पूछा जाता है, जहाँ पर MCQ फॉर्मेट के अंदर आपके क्वेश्चन आने हैं, वहाँ पर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। डिटेल्ड के अंदर हमने ऑलरेडी इस वीडियो को हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। यह एक रिवीजन वीडियो है जो कि यूज़फुल रहेगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हमारे डिटेल वीडियो देख रखे हैं, एज वेल एज उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डिटेल वीडियो नहीं देख रखा है, उनको भी एक अच्छे से आइडिया मिलेगा। बस आपको करना क्या है, आपको ये जो मैं हैंड रिटन नोट्स जो रहते हैं, हमारे क्लासरूम के जो नोट्स रहते हैं, उनको अच्छे से आपकी नोटबुक के अंदर नोट करना है। इतना करने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंड एस 115। कोई भी इंड एस अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले तो आप उसका जो टाइटल है वो देखिएगा। इंड एस 115 का टाइटल है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, यानी कि कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे होते हैं, कस्टमर के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहाँ से हमको रेवेन्यू किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको रेवेन्यू मिलना चाहिए। उस रेवेन्यू को आप किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे वो आपको इंड एस 115 बताता है। एक्सटर्नल जो प्रोजेक्ट होता है, ये भी जो प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज होती है, वहाँ पर एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के लिए कौन सा इंड एस यूज़ किया जाता है, इंड एस 115 यूज़ किया जाता है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि देखो ये आपका बिजनेस है, ये कस्टमर है, बिजनेस ने कस्टमर को क्या दिए हैं, गुड्स और सर्विसेज दी है, और वहाँ से बिजनेस को क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। तो हमारे कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर हम उसको गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करेंगे, और जो कस्टमर है हमारा वो हमको कंसिडरेशन देगा या रेवेन्यू देगा, वहाँ पर ये इंड एस 115 पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, और यहाँ से आपसे MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नीचे से कौन से कोड में दे दिया जाएगा या फिर ABCD वाले फॉर्मेट में दे दिया जाएगा कि भाई किसके ऊपर आपका इंड एस 115 एप्लीकेबल नहीं होता है।
या फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये आप में से इनमें से कोई से भी इंडेक्स का टाइटल दे दिया जाएगा और कोई भी इंडेक्स का टाइटल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि भाई उसका इंडेक्स कौन सा है, या फिर इंडेक्स नंबर दे दिया जाएगा और आपसे टाइटल पूछ लिया जाएगा। तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है जिनके लिए ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, अलग से कोई दूसरे इंडेक्स बना रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लीज का, लीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडेक्स 116 बना रखा है, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने 117 बना रखा है, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह से होंगे, एक कंसोलिडेटेड होंगे और एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंडेक्स 1110 एप्लीकेबल होता है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंडेक्स 27 एप्लीकेबल होता है। जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, दो पर्सन आपस में मिलते हैं, वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चे करते हैं और उस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के जो प्रॉफिट होते हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई कस्टमर का रिलेशनशिप नहीं होता है। इसलिए जॉइंट अरेंजमेंट जिसका इंडेक्स है 111, वहाँ पर भी इंडेक्स 115 एप्लीकेबल नहीं होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करते हो, डिविडेंड डिबेंचर्स वगैरह परचेज करते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पर भी इंडेक्स 115 एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके लिए इंडेक्स 109 है। अगर आप अपने एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पर इंडेक्स 28 है। अगर आप फ्री सैंपल्स देते हो अपने कस्टमर को, क्योंकि वहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर भी इंडेक्स 115 एप्लीकेबल नहीं होगा। और आपने जो फ्री सैंपल्स दिए हैं वो आपके लिए एज एंड सेलिंग एक्सपेंसेज के रूप में उसको कंसिडर किया जाएगा, ना कि किसी तरह का रेवेन्यू के रूप में उसको कंसिडर किया जाने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने डेफिनेशंस देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। अब इसमें लॉ क्या क्या इन्फोर्स करा सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो राइट्स है और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन क्या है कि भाई मेरे को अपने कस्टमर को जो गुड्स और सर्विस जिसको डिलीवरी करने का मैंने प्रॉमिस किया है, मेरे को वो डिलीवर करने हैं। और यहाँ पर मेरा राइट क्या है, जैसे ही मैं गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी कर देता हूँ तो मैं उस कस्टमर से क्या ले सकता हूँ, उस कस्टमर से मैं कंसिडरेशन ले सकता हूँ, ये मेरा राइट है। तो राइट्स को कहा जाता है उसके कॉन्ट्रैक्ट की एसेट्स और ऑब्लिगेशन को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी। यह जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। आप अजमेर से जयपुर की बस में बैठे तो ये इम्प्लाइड माना जाएगा कि आप अजमेर से जयपुर का जो किराया है वो देने के लिए आप एग्री हो चुके हो। नेक्स्ट आता है इनकम। देखिएगा इनकम का जो स्कोप होता है वो बड़ा होता है, रेवेन्यू इनकम का एक छोटा सा पार्ट होता है। इनकम का मतलब होता है कंपनी का इकोनॉमिक बेनिफिट में वृद्धि होनी चाहिए। कंपनी के इकोनॉमिक बेनिफिट में कैसे वृद्धि हो सकती है, इनफ्लो, कोई भी सेल्स वगैरह होगी तो वहाँ से कंपनी के इकोनॉमिक बेनिफिट में वृद्धि हो सकती है। एसेट्स में बढ़ोतरी होती है या लायबिलिटीज़ में कमी होती है। तो कंपनी के इकोनॉमिक बेनिफिट में वृद्धि क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। और जो इनफ्लो है, ये इनफ्लो वाला जो पार्ट है वो कहलाता है केवल और केवल रेवेन्यू। तो यहाँ पर इनकम एक बड़ा पार्ट है जबकि रेवेन्यू उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। स्टैंड एलोन प्राइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ये एसएसपी बोलते हैं इसको, है ना। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एसएसपी की फुल फॉर्म बताओ, तो एसएसपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस, एसएसपी, है ना, स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इंडेक्स 115 का मतलब क्या होता है इसका समझते हैं। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है ना। मैंने लैपटॉप खरीदा था 80,000 रुपये के अंदर, उसने 80,000 में मेरे को लैपटॉप भी दिया प्लस उसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दिए। आई बात समझ में। मैं आपको एक अच्छे से और एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि 80,000 रुपये के अंदर उसने मेरे को लैपटॉप भी दिया प्लस इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दिए। यदि मैं यह सॉफ्टवेयर जो हैं वो अलग से मार्केट से लेने जाऊं आज, तो वो सॉफ्टवेयर आते हैं 10,000 के, है ना। और वो लैपटॉप आता है लगभग क्या कहते हैं 75,000 के राउंड। तो वैसे तो अगर इन प्रोडक्ट को जो मेरे को 80,000 रुपये के अंदर मेरे को लैपटॉप भी मिल गया है
प्लस उसके सॉफ्टवेयर भी मिल गए हैं। यदि मैं इन प्रोडक्ट को दोनों को अलग अलग खरीदने मार्केट में जाऊं तो मेरे को लैपटॉप सिर्फ पड़ेगा 75,000 का और सॉफ्टवेयर पड़ेगा मेरे को 10,000 का। तो टोटल मिलाकर मेरे को ये 85,000 के पड़ने वाले हैं। तो स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज आपको मिली है, अगर मार्केट से आप अलग अलग परचेज करने जाते हो कि भाई सॉफ्टवेयर अलग से परचेज करने जा रहा हूँ, मैं लैपटॉप अलग से परचेज करने जा रहा हूँ, तो उस केस में मेरे उसकी प्राइस कितनी पड़ती है ना, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की, वो मेरे लिए कहलाती है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने कोई मशीनरी खरीदी और उसका इंस्टॉलेशन भी लिया है ना, तो मशीनरी भी खरीदी प्लस उसका इंस्टॉलेशन भी लिया मैंने 1,10,000 में। लेकिन यदि मैं मार्केट में अलग से सिर्फ और सिर्फ मशीन खरीदने जाऊं तो मशीन 1,00,000 की होती है, और अगर मैं इंस्टॉलेशन अलग से मार्केट में किसी से कराऊं तो वो 20,000 का होता है। तो ये उनकी क्या कहलाएगी, एसएसपी कहलाएगी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कहलाएगी। यदि इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज बेचे जाए तो उनका प्राइस जो रहता है ना, वो आपके लिए एसएसपी या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कहलाता है। देखो नोट्स के अंदर मैंने बिल्कुल ही जो बुकिश लैंग्वेज होती है वहाँ पर उसका यूज़ किया है कि आपको सब समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लास में भी बताया था कि ये जो नोट्स है वो आपके लिए बेस्ट नोट्स बनने वाले हैं, जहाँ पर आप एग्ज़ाम से पहले बहुत ही फास्ट तरीके से इनका रिवीजन कर पाओगे। ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब क्या होता है, बिजनेस जो कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज देता है उसके बदले में उसको जो रुपया मिलता है, जो कंसिडरेशन मिलता है, वो ट्रांजैक्शन प्राइस होता है। इस ट्रांजैक्शन प्राइस में बिजनेस को थर्ड पार्टीज के बिहार पर जो रुपया मिला है, जैसे कि जीएसटी का, वो क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे कि 100 रुपये का बेस था, 18 रुपये का जीएसटी था, टोटल 118 मिला। इस 118 में 18 रुपये तो किसका है, जीएसटी का है, गवर्नमेंट का है। तो वो तो हमने थर्ड पार्टीज के बिहार पर क्या किया है, कलेक्ट किया है। तो उस केस में हमारे बिजनेस की जो लिए ट्रांजेक्शन प्राइस है, बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो कितना माना जाएगा, वो 100 ही माना जाएगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? बिल्कुल देखो रिवीजन चल रहा है तो मैं बार बार तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, वापस से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इतना भी फास्ट नहीं जा रहा हूँ। अब देखिएगा इंड एस 115 का एक ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू आपको पता है कि जो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं वो आईएफआरएस का क्या है, कन्वर्जन है। मतलब कि आईएफआरएस को इंडिया के पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग, इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालकर इंड एस को प्रिपेयर किया हुआ है, ये आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर हम इंड एस 115 का एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। देखिएगा एक बॉडी होती है आपके लिए आईएएसबी। आईएएसबी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बी बोले तो बोर्ड। इसके पहले होती थी आईएएससी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। मतलब ये कमिटी था पहले और उसको रिप्लेस कर दिया गया 2001 में, और क्या बना दिया गया, बोर्ड बना दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन और यूके में है। तो आईएएसबी कब बना, 2001 में बना। आईएएसबी किसको रिप्लेस किया, आईएएससी को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी को। अभी क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन यूके में। ये क्या इशू करती है, आईएफआरएस। आईएफआरएस की फुल फॉर्म बोले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसने जो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के लिए आईएफआरएस क्या बना रखा है, 15 बना रखा है, जिसको उसने मई 2014 में इशू किया था। टाइटल था रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू कस्टमर। अब नेक्स्ट आता है एफएसबी। जैसे कि आई था उसकी जगह पर एफ आ गया, और कुछ नहीं है ना, आई की जगह पर क्या आ चुका है, एफ आ चुका है। तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था, ये फाइनेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। फाइनेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूएस की बॉडी है। 1973 में इसका 1973 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। नॉर्वॉक यूएस के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसने ASO 2014-09 मई 2014 में इशू किया। टाइटल वही था, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। इन सब को देखते हुए हमारे पहले दो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, में अगेन सुनिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, दो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते थे, इंड एस 11 और इंड एस 18। इंड एस 11 का टाइटल था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इंड एस 18 का टाइटल था रेवेन्यू। इंड एस 11 और इंड एस 18 को मिलाकर बनाया गया इंड एस 115। तो अगर आपसे पूछा जाता है भाई इंड एस 115 ने किसको रिप्लेस किया, इंड एस 11 को और इंड एस 18 को। इंड एस 11 था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और इंड एस 18 था रेवेन्यू। तो इन दोनों को मिलाकर इंड एस 115 बनाया गया, जिसका टाइटल था रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। 28 मार्च 2018 को इसको इश्यू किया गया था एमसीए के द्वारा। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या आपको?
पूरा ओवरव्यू, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो कहता है कि अगर आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है तो आपको 5 स्टेप के अंदर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कितने स्टेप के अंदर? 5 स्टेप के अंदर आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको एक साथ लिखा देता हूँ और उसके बाद में हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं एक एक करके आपको सारे समझाऊंगा ना, लेकिन आप समझिएगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आपको ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी ऑब्लिगेशन क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन क्या है, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि आपकी ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करना है कस्टमर को। ऑब्लिगेशन को करने के बाद में आपको ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही गुड्स और सर्विसेज डिलीवर होते हैं उसी के बाद में आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ना, जो आपका रेवेन्यू है उसको आप क्या कर सकते हो, अपना मान सकते हो। और ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना होगा। और लास्ट पॉइंट आपके लिए आता है कि आपको जो आपकी पीओ थी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपकी अब उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का अब आपकी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी जो आपकी ड्यूटीज़ है वो बाकी नहीं है। आपको आपकी जो भी ड्यूटीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत थी आपने वो सारी की सारी कंप्लीट कर दी है। तब जाकर आप इंड एस 115 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो 1 बाय 1 करके अभी इतना लोड मत दीजिएगा, 1 बाय 1 करके हम 5 स्टेप्स के बारे में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अगेन क्या है, एग्रीमेंट है जो रिटन, ओरल और इम्प्लाइड हो सकता है, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। क्या इन्फोर्स करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको आप इन्फोर्स करवा सकते हो। ऑब्लिगेशन मैंने बताया था, ऑब्लिगेशन क्या है कि भाई मेरे को गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करने पड़ेंगे। राइट क्या है, डिलीवर करने के बाद में मैं वहाँ से कंसिडरेशन ले सकता हूँ। 5 क्राइटेरिया है जिससे कि माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सबसे पहले तो दोनों पार्टीज ने क्या किया हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया हो। उस कॉन्ट्रैक्ट के जो राइट्स है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। पेमेंट्स की टर्म क्या रहेगी, उसको आप पेमेंट कब करोगे आप, है ना। क्या 100% काम कंप्लीट होने के बाद में पेमेंट करोगे, या 40% काम होने के बाद में पहला पेमेंट, 70% काम होने के बाद में दूसरा पेमेंट, 90% काम होने के बाद में तीसरा पेमेंट और 100% काम होने के बाद में चौथा पेमेंट करोगे। पेमेंट टर्म क्या रहेगी, कमर्शियल सब्सटेंस रहना चाहिए, यानी कि वहाँ पर आपका और मेरा ऑब्जेक्ट ये रहना चाहिए कि भाई मैं आपको गुड्स को डिलीवर करूँगा और आप मेरे को क्या करोगे, पेमेंट करोगे। कंसिडरेशन जो है वो प्रोबेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सामने वाली जो पार्टीज है उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, साथ में उसकी योग्यता भी होनी चाहिए कि वो आपको रुपया पे कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल और केवल आपने दे दिया और वहां पर बेड डेट्स के चांस, अगर बेड डेट्स के चांसेज है तो आप तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाओगे, आपको उसको बेड डेट्स में डालना पड़ेगा। तो ये 5 जो पॉइंट है वो आप अगर पूरे होते हैं तो हम मानेंगे कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब यहाँ पर इसमें मैं अलग अलग कुछ पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अगर देखो कोई भी कंसिडरेशन अगर आपको मिला है, आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर नहीं किया, यानी आपने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है, उसके पहले अगर आपको रुपया मिल जाता है तो वो आपके लिए एक एडवांस पेमेंट के रूप में जाना जाएगा और वो आपके लिए एक लायबिलिटी या दायित्व के रूप में काम करेगा। यानी कि मैंने काम किया ही नहीं है, मैंने आपको गुड्स और सर्विसेज डिलीवर की ही नहीं है, उसके पहले ही आप मेरे को क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। उसके पहले ही अगर आप मेरे को पेमेंट कर देते हो तो वो पेमेंट जो होगा वो एक एडवांस पेमेंट के रूप में जाना जाएगा और उसको हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। पेमेंट आफ्टर वर्क डन, अगर मैंने अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है उसके बाद में मेरे को पेमेंट मिलता है तो उसको मैं एज ए रेवेन्यू को कंसिडर करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट हो जाता है और जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो नॉन रिफंडेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
आपने मेरे से क्या किया, एक 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 कस्टमाइज्ड एक आपने मेरे से क्या किया, कस्टमाइज कोई भी पार्ट बनवाया एयरक्राफ्ट का फॉर एग्जांपल, है ना, और बीच में आप कह देते हो कि नहीं यार मेरे को इसको नहीं खरीदना है, और आपने मेरे को रुपए दे रखे हैं, आपने बीच में ही मना कर दिया। अब क्या मैं उस कस्टमाइज एयर पार्ट का कहीं पर और यूज कर सकता हूँ? नहीं सर जी, एयरक्राफ्ट के उस कस्टमाइज पार्ट का आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। और इस बीच में अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया तो मेरे को जो रुपया मिला हुआ है वो प्लस मैं उससे बाकी वाले रुपए लेने का भी अधिकार रखता हूं, वो मेरे लिए एज ए रेवेन्यू काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है। अगर रिफंडेबल है तो वो एक तरह की लायबिलिटी रहेगी, वापस से मेरे को उसको रुपया रिफंड करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट टर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट टर्म ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उससे अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट टर्म। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 1 साल का हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्म वो टर्म होती है, या फिर अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर कोई भी राइट और ऑब्लिगेशंस होते हैं। अगर जहां पर राइट और ऑब्लिगेशन खत्म हो जाते हैं वहीं पर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्म खत्म हो जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया मैं एग्जांपल देता हूं। आपने एक जिम की मेंबरशिप ली है, जिम की मेंबरशिप ली और 12,000 रुपये वहाँ पर जमा करवाए हैं। जिम वालों ने कहा कि यार आपको 4 महीने मेंबरशिप 4 महीने अगर आप जिम कंटिन्यू करते हो तो आप 4 महीने जिम कंटिन्यू करते हो और उसके बाद में छोड़ते हो तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको वापस से आपका रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप 4 महीने के पहले ही अगर आप जिम छोड़ देते हो तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो अब मेरे को बताओ, अकाउंटिंग पीरियड तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो 12 महीने का है, लेकिन वो पीरियड कौन सा है जहां पर आप के राइट्स और ऑब्लिगेशन इन्फोर्स हो सकते हैं? वो केवल और केवल 4 महीने का पीरियड है। 4 महीने से पहले छोड़ा तो पेनल्टी लगेगी, 4 महीने के बाद में छोड़ा तो पेनल्टी नहीं लगेगी। तो स्टार्टिंग के जो 4 महीने हैं जहां पर आप पेनल्टी वगैरह चार्ज कर सकते हो, यदि कोई भी राइट्स और ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के पूरे नहीं होते हैं, वो पीरियड ही आपके लिए क्या कहलाता है? वो पीरियड ही आपके लिए कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट टर्म। आई बात समझ में? देखिएगा, वह पीरियड जहां पर इन्फोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म माना जाता है। इन्फोर्सेबल राइट और ऑब्लिगेशन खत्म हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म भी खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया था उस एग्जाम्पल में यहाँ पर 3 महीने कर दिया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म तो कितना माना जाएगा? जिसके ऊपर पेनल्टी अगर आप उसके पहले छोड़ते हो तो वो तो 3 महीने रहेगा, बाकी जिसके ऊपर पेनल्टी नहीं है 9 महीने का, उसको कॉन्ट्रैक्ट टर्म के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हो आप? 2 कॉन्ट्रैक्ट को आप तभी कंबाइन कर सकते हो जब उनके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप लिया और उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया। लैपटॉप लेने के बाद में सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं होगा, जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक लैपटॉप किसी काम का ही नहीं है। आई बात समझ में? मैंने वेबसाइट बनाई और उसका कस्टमाइजेशन तब तक नहीं करूंगा तब वो वेबसाइट किसी तरह की यूज की नहीं है। तो ये दोनों ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका जो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप कंबाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। स्टेप 2 क्या मैंने बताया आपको? आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जिसको बोला था पीओ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है ये आपको समझना जरूरी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको जो प्रॉमिस डिलीवर करने हैं वो आपके लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहेगी, है ना। जो गुड्स और सर्विसेज आपको डिलीवर करने हैं वो आपके लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहेगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं से आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई जो भी मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जैसे ही मैं उनको डिलीवर करूंगा तभी जो कंसिडरेशन मेरे को मिलने वाला है उसको मैं एज एन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करने का आपने वादा किया है वो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये आपको कब पता करनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग में ही पता करनी चाहिए। क्यों पता करनी चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पता करने का? ताकि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सको। आई बात समझ में? अब इसके अंदर अलग अलग इंपॉर्टेंट में कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटेरियल राइट। मेटेरियल राइट का मतलब क्या होता है समझिएगा। मेटेरियल राइट का मतलब होता है एक ऐसा राइट जिसके तहत आप एज कंपेयर टू अदर
आप वही प्रोडक्ट या सर्विसेज एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर खरीद सकते हो, वो आपका कहलाता है मटेरियल राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जिम वालों ने कहा है कि आपकी पहली साल की जो मेंबरशिप है वो 7500 है, सेकेंड ईयर की मेंबरशिप आप ले सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो 6000 में, थर्ड ईयर की मेंबरशिप आप रिन्यू करवा सकते हो 6000 में। तो ये सेकेंड ईयर की जो मेंबरशिप है और थर्ड ईयर की जो मेंबरशिप है, अगर कोई भी नया मेंबर आएगा तो उसको तो कितने में पड़ेगी 7500 में, लेकिन क्योंकि आपने पहले साल की मेंबरशिप 7500 में ले रखी है तो आप सेकेंड ईयर की मेंबरशिप 6000 में ले सकते हो, थर्ड ईयर की मेंबरशिप आप 6000 में ले सकते हो। तो ये आपके पास एक मटेरियल राइट आ गया है जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, एज कंपेयर टू मार्केट बहुत सस्ते में आप वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ये तो हमने क्या पढ़ा, मटेरियल राइट का मतलब पढ़ा। अब मटेरियल राइट का यूज कहां पर होता है वो देखिएगा, समझिएगा इस बात को। तो वो जो जिम है वो कहता है कि हमने एक्सपीरियंस किया, अगर पहले साल 100 मेंबर आते हैं ना तो सेकंड ईयर रिन्यू केवल 50 मेंबर ही करवाएंगे और थर्ड ईयर केवल रिन्यू 25 मेंबर ही करवाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, पहले साल का 7.5 लाख रुपया, दूसरे साल 50 मेंबर 6000 के हिसाब से 3 लाख रुपया और तीसरे साल 25 मेंबर 6000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपया। टोटल मिलाकर कितने रुपए एक्सपेक्ट कर रही है वो एंटिटी या वो जिम, 12 लाख रुपया, और कितनी मेंबरशिप के ऊपर, 175 मेंबरशिप के ऊपर। देखो 12 लाख रुपया आपने कर रहे हो 175 के ऊपर। तो अब यहाँ पर एसएसपी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, एवरेज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, मतलब एक मेंबरशिप का क्या प्राइस रहेगा अगर हम देखते हैं तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 175, 6857 रुपया। समझिएगा मेरी बात को, 6857 रुपया ऑन एन एवरेज उसकी प्राइस रहेगी। तो अब मतलब इस ऐसा डिस्काउंट देने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन को ऑन एन एवरेज एक मेंबरशिप कितने की पड़ रही है, 6857 रुपए की पड़ रही है। पहले साल उसको कितना रुपए मिलने वाला है, 7500 रुपए मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा 7500 रुपए में से 6857 वो पहले साल के रेवेन्यू के रूप में ही कंसीडर कर सकती है। बाकी जो रुपया बचा है 643, वो कहलाता है मटेरियल राइट। मटेरियल जो राइट होता है उसको हाथों हाथ, मतलब कि फर्स्ट ईयर में ही कंपनी एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है, जब सेकेंड ईयर में मेंबर जो है वो मेंबरशिप को रिन्यू कर लेंगे या फिर उनका मेंबरशिप को रिन्यू करने का राइट जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है, तब जाकर ये 643 को वो रेवेन्यू के रूप में ट्रीट करेगी। तो देखिएगा ये 6847 को तो आप रेवेन्यू के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जो 643 बचा है जहां पर मटेरियल राइट है, इतने रुपए का आपने एज कंपेयर टू मार्केट कम के अंदर आपने वो मेंबरशिप ले ली है, तो उसको आपको एक कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के रूप में, कॉन्ट्रैक्चुअल है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के रूप में इसको ट्रीट करना पड़ेगा। और उसको रेवेन्यू कब मानोगे, जब मेंबर जो होते हैं वो अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करवा लेते हैं या फिर उनका ऑप्शन क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, देखो कंसाइनमेंट क्या होता है समझिएगा। कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसाइनर हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कंसाइनर हूं, मैं बैठा हूं पुणे के अंदर, है ना, आप कंसाइनी हो, आप जयपुर में बैठे हो, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने यहाँ से जयपुर में आपको क्या करता हूं, अपने नोट्स वगैरह जो है वो भेजता हूं, ताकि जयपुर के अंदर जो स्टूडेंट है ना उनको आप नोट्स डिलीवर कर सको। तो यहाँ पर मैं कंसाइनर हूँ, मैंने आपको गुड्स जो डिलीवर किया है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर फाइनल कंज्यूमर्स को क्या कर सकते हो, गुड्स सेल कर दो। जो मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर किए हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर अभी भी मेरा ही कंट्रोल है। मतलब उस गुड्स से रिलेटेड जो भी राइट्स है, जो भी लायबिलिटीज है वो मेरी है, मैं चाहूँ जब उस गुड्स को मंगा सकता हूँ। तो इस केस में ऐसा पूछा गया है कि भाई आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा है, नहीं, जब कंसाइनी ने वो गुड्स क्या किया है, सेल कर दिया है किसको, फाइनल कंज्यूमर्स को। आई बात समझ में, तब जाकर इस कंसाइनमेंट के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या, यही सारा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अगर इसको फटाफट से अगर लिखोगे तो वही सारे सेम पॉइंट आपके लिए रहने वाले हैं। मैं आपको पोज करके आप लिख लीजिएगा, वही सारी चीजें है ना जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 के अंदर होता है आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमाइन करना है।
ट्रांजैक्शन प्राइस होती क्या है, हमको पता है कि भाई बिजनेस ने कस्टमर को गुड्स ट्रांसफर किया, उसको जो कंसिडरेशन मिलता है वो आपके लिए ट्रांजैक्शन प्राइस होती है। इसमें थर्ड पार्टीज के बिहाफ पर हमने जो रुपया कलेक्ट किया है लाइक जीएसटी, वो हमको माइनस करना है। ट्रांजैक्शन प्राइस जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है जहां पर फिक्स प्राइस रहेगी भाई 10,000 का एक मोबाइल है, 100 मोबाइल के 10 लाख हो जाएंगे। वेरिएबल होगा जहां पर 10,000 का एक मोबाइल है, लेकिन अगर आप 100 से ज़्यादा यूनिट खरीदते हो तो आपको 10,000 का डिस्काउंट कर दिया जाएगा, तो आपके लिए वो कौन सा प्राइस हो जाएगा, वेरिएबल। जो जिम वाला जो एग्जाम्पल था जहां पर सेकेंड ईयर 6,000 की मेंबरशिप मिल सकती है, वो भी आपके लिए एक वेरिएबल का ही एग्जाम्पल रहेगा। ये कहता है कि जब भी वेरिएबल प्राइस हो सकता है ना कि भाई आपका रेवेन्यू फ्यूचर में ऊपर मतलब फ्यूचर में कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये कहता है फ्यूचर का आपको रेवेन्यू ना वो कम से कम ही मान कर चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज़्यादा मान लिया और फ्यूचर में कम हुआ आपको रेवेन्यू, तो आपको वापस से रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इसलिए आपको फ्यूचर में रेवेन्यू को राइट ऑफ नहीं करना पड़े, तो इसके लिए एक आता है कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट। मतलब कि आपका जो फ्यूचर का जो वेरिएबल कंसिडरेशन आप एस्टिमेट कर रहे हो उसमें से माइनस करो जो भी कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट हो सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट आप करना। क्यों वेरिएबल कांस्टेंट एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करना, ताकि रेवेन्यू को कम से कम दिखा सको। क्यों रेवेन्यू को कम से कम दिखा सको, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है वारंटी वाला। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। वारंटी का मतलब क्या होता है? वारंटी का मतलब होता है कि मैंने जो भी आपको, मेरा कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, फ़ोन मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। फ़ोन जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सही से काम कर रही है, इसके लिए मैं आपको वारंटी देता हूँ। 1 साल की जनरली फ़ोन में वारंटी मिलती है। अब ये वारंटी जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है। वारंटी दी क्यों जाती है वो समझ में आया? प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लस उसकी फंक्शनैलिटी के एश्योरेंस के लिए। अब ये वारंटी होती है वो 2 तरह की हो सकती है। पहला, जो कि प्रोडक्ट के सेल के समय ही दे दी जाती है, जैसे कि आप मांगते नहीं हो लेकिन आपको दे दी जाती है, भाई अगर ये आप नया फ़ोन हमारा खरीद रहे हो, इसमें 1 साल में किसी भी तरह की खराबी आई है तो आप सर्विस सेंटर लेकर आओ, हम आपका फ़ोन सही करके देंगे, रिप्लेस करके हम आपको देने वाले हैं। आई बात समझ में? उसको बोलते हैं अश्योरेंस टाइप वारंटी। उसको क्या बोलते हैं? अश्योरेंस टाइप वारंटी। लेकिन आजकल आप देखते हो काफ़ी सारे, जब आप फ़ोन खरीदने जाते हो तब आपको कहते हैं कि आप 1 साल की वारंटी तो आपको फ़ोन के साथ फ्री मिल रही है, हम आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी दे सकते हैं। मतलब कि पहला साल खत्म होने के बाद में आगे के 2 सालों के लिए भी हम आपको क्या कर सकते हैं, वारंटी दे सकते हैं। वहां पर भी अगर आपका फ़ोन खराब होता है तो आप हमारे पास लेकर आइए, हम आपका फ़ोन सही करके देंगे। लेकिन अब इसके लिए आपको जो फ़ोन के जो रुपए हैं 20,000 रुपये, उसके ऊपर भी आपको हमको 4,000 रुपये आपको देने होंगे। आई बात समझ में? तो इसको बोला जाता है सर्विस वारंटी। आई बात समझ में? तो पहले वाले केस में आप वारंटी मांगते नहीं हो, 1 साल की वारंटी जो आपको ऑलरेडी मिलती है वो होती है अश्योरेंस टाइप वारंटी। अश्योरेंस टाइप वारंटी इस इंड AS 115 में काउंट नहीं होती है। दूसरी सर्विस टाइप वारंटी वो इस इंड AS 115 में काउंट होती है और आप उसको एक अलग से एक PO मानते हो, बोले तो आप अलग से उसकी ऑब्लिगेशन मानते हो। मतलब कि आगे के 2 साल में कभी भी फ़ोन खराब होगा तो आपने जो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए उसके एवज में आप उस फ़ोन को ठीक करवा सकते हो। देखिएगा, वारंटी का मतलब क्या होता है? प्रोमिसेज होता है। वारंटी का मतलब क्या होता है? प्रोमिसेज होता है, जो कि क्वालिटी और फंक्शनलिटी के लिए रहता है, कॉमनली प्रोवाइडेड विथ सेल ऑफ गुड सर्विसेज। एश्योरेंस हो सकता है, जैसे कि आपने सैमसंग का फ़ोन खरीदा 20,000 में, साथ में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। यह प्रोडक्ट की क्वालिटी की वारंटी है। यह इंड AS 37 प्रोविजन के तहत यहाँ पर आता है। मतलब कि वो देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने 100 फ़ोन बेचते हैं, ऑन एन एवरेज एक फ़ोन के ऊपर 500 रुपये का साल भर का ऐसा खर्चा आ जाता है। तो 100 फ़ोन के ऊपर 500, 5,000, 50,000 रुपये का खर्चा हमारे आ जाता है। तो 50,000 का प्रोविजन बना लेते हैं इंड AS 37 में। दूसरा हमारा आता है सर्विस टाइप वारंटी, जहां पर आप जो एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो वो। आई बात समझ में? तो ये एक तरह से सेपरेट पब्लिक आपके लिए ऑब्लिगेशन होती है, जहां पर आप अगले 2 साल में एंटिटी को कभी भी फ़ोन खराब हुआ तो उसको सही करके देना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आया होगा मैं मानता हूँ। स्टेप 4 होता है आपको ट्रांजैक्शन जो प्राइस है उसको आपको क्या करना है? एलोकेट करना है। देखिएगा, एलोकेट कैसे करना है इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी सारे गुड्स और सर्विसेज का, मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी हो सकती है ना। जैसे कि एक मशीन है, उसका प्रोडक्ट और उसका इंस्टॉलेशन दोनों शामिल है। फॉर एग्जांपल कोई आप मशीन खरीदते हो और उसको इंस्टॉलेशन खरीदते हो,
है ना। मशीन खरीदते हो उसके साथ इंस्टॉलेशन फ्री आता है, जैसे कि टीवी के साथ इंस्टॉलेशन फ्री आता है, प्रिंटर लेते हो तो उसके साथ इंस्टॉलेशन फ्री आता है, या लैपटॉप लेते हो तो उसके साथ सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन फ्री आता है। तो आपने मशीन ली और उसका इंस्टॉलेशन उसके साथ फ्री है, और ये मशीन प्लस इंस्टॉलेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने वो किया 1,10,000 रुपये का। आई बात समझ में। लेकिन अगर आप उस मशीन को मार्केट से अलग खरीदने जाते तो वो 1,00,000 की पड़ती, इंस्टॉलेशन अगर आप अलग से कराते तो वो 20,000 की पड़ती। तो स्टैंड एलोन प्राइस कितने की हो रही है, दोनों की 1,20,000 की हो रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 1,10,000। तो अब आपको इस 1,10,000 को इस एसएसपी के बेस पे, स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस के बेस पे क्या करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है। तो एलोकेशन किस बेसिस के ऊपर होता है, एसएसपी के बेसिस पे होता है। किस तरह से होता है उसका फॉर्मूला देखिएगा। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला है इंडिविजुअल एसएसपी। अगर मैं प्रोडक्ट वाला जो है, मतलब जो मशीन है, अगर उसका एलोकेशन देख रहा हूँ 1,10,000 का मशीनरी के ऊपर, तो मशीन की इंडिविजुअल एसएसपी कितनी है 1,00,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसएसपी कितनी है 1,20,000, मल्टीप्लाई करना है ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है 1,10,000। तो इस 1,10,000 का 91,667 एलोकेट होगा प्रोडक्ट के ऊपर, और सेम टू सेम इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉलेशन की एसएसपी है 20,000, टोटल एसएसपी है 1,20,000, ट्रांजैक्शन प्राइस है 1,10,000, 18,333। मतलब कि ये जो 1,10,000 रुपये आपको मिला है उसको आपको एलोकेट करना पड़ेगा, जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो प्रोडक्ट के ऊपर 91,667 आप एलोकेट करोगे, और इंस्टॉलेशन के ऊपर 18,333 आप एलोकेट करने वाले हो। नेक्स्ट आता है मेथड। 3 मेथड होते हैं आपके एसएसपी, यानी कि एसएसपी की फुल फॉर्म स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस को एस्टिमेट करने के। पहला आता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो बढ़िया है, अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट करने के 3 मेथड है। पहला है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, मतलब कि मार्केट में जाकर पूछो कि आपके कंपटीटर और मार्केट में वही प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, तो वो आप एसएसपी को कैलकुलेट मान सकते हो। या फिर आप देखो कि कस्टमर कितना रुपया पे करना चाहता है, उसको आप एसएसपी मान सकते हो। अगर आपके पास कॉस्ट अवेलेबल रहती है तो कॉस्ट में आप कुछ मार्जिन ऐड करके एसएसपी निकाल सकते हो। रेजिडुअल अप्रोच के अंदर आपको क्या किया जाता है, डायरेक्ट आप एस्टिमेट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 प्रोडक्ट है, ठीक है, 2 प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट की एसएसपी है फॉर एग्जांपल 1,20,000 रुपया। फर्स्ट प्रोडक्ट की आपने एसएसपी निकाल ली 1,10,000 रुपया, तो सेकंड प्रोडक्ट की एसएसपी आप रेसिडुअल मॉडल के हिसाब से, बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से 10,000 रुपया निकाल सकते हो। तो इसमें डायरेक्ट एस्टिमेट नहीं करते हैं, बैलेंसिंग फिगर से आप एसएसपी निकालते हो। रेसिडुअल अप्रोच तब आप यूज़ करते हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कब आप अप्रोच करते हो, जब सेलिंग प्राइस बहुत वेरी करती हो, यानी कि सेलिंग प्राइस या ट्रांजैक्शन प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी होता है, तब आप रेजिडुअल अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ में। फिफ्थ आता है सेटिस्फाइंग दी पीओ, मतलब आपने अपनी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। परफॉर्मेंस एप्लीकेशन होती है वो 2 तरीके से सेटिस्फाई हो सकती है। एक हो सकती है ओवर द टाइम, जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक साथ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो पहले 40% काम होता है, 30% काम होता है, फिर है ना 20% काम होता है, इस तरह से वो आपको ओनरशिप उसकी मिलती रहती है। या फिर अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी सर्विस है, जैसे कि मैंने साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ठीक है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सामने वाली जो कस्टमर है मेरा, उसको मेरे को 1 साल के बाद ही पूरी सर्विस मिल रही है, उसको हर एक महीने क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है। तो वहाँ पर मैं जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँगा वो मंथली बेसिस के ऊपर कर लूँगा। अब यहाँ पर ओवर द टाइम के ऊपर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है आउटपुट मेथड और एक होता है इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड के अंदर आप देखते हो कि कितना आउटपुट आप दे चुके हो, जैसे कि मैंने बताया 40% काम कंप्लीट हो चुका है, तो 40% आप रेवेन्यू मान लेते हो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। इनपुट मेथड के अंदर आप देखते हो कि आपका कितना रुपया खर्च हुआ है। फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट थी उस प्रोजेक्ट की 10 लाख रुपए की और आपका 6 लाख रुपए का खर्चा हो गया है, तो मतलब आपका 60% का काम पूरा हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 60% आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो इस तरह से ये काम करता है। देखिएगा 38 मिनट्स, स्टार्टिंग के 3 मिनट तो हमने खुद का ही प्रमोशन किया है, तो 35 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा इंडेक्स 115 को रिवाइज किया है
केवल और केवल हैंड रिटन नोट से किया है ना। ये हमारे जो क्लासरूम, ये हमारे पीडीएफ नोट्स अलग है, टेस्ट हमारा अलग है, बिल्कुल डिटेल के अंदर हम सारे के सारे टॉपिक्स को करवाते हैं। तो इसके लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है कॉमर्स मेरी जान, उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर अगर आप रिको की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी पीएसयू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आप हमारा कोर्स ले सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है हमारा कॉमर्स मेरी जान, है ना, टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। डेली बेसिस के ऊपर आपको एमसीक्यू मिलते हैं। आप जो कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ किसी भी तरह का कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो कॉमर्स मेरी जान के चैट बॉक्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।